हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका भक्ति इस ट्यूटोरियल के अंदर। तो आज हम पढ़ने वाले 10th स्टैंडर्ड का साइंस 2 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। इसके मेन टॉपिक होने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ प्रोसेसेस, सम न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी प्रोडक्शन एफिशिएंसी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनर्जी प्रोडक्शन, सेल डिवीजन, अ लाइफ प्रोसेस। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको कुछ कैन यू रिकॉल में कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, पहले वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ आर द फूडस्टफ्स एंड देयर न्यूट्रिएंट्स कंटेन यूजफुल फॉर द बॉडी। वो जो फूडस्टफ और उनके न्यूट्रिएंट अपने बॉडी के लिए यूज़फुल कैसे होते हैं। सेकेंड, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट फॉर बॉडी। बैलेंस डाइट का अपने बॉडी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। थर्ड, विच डिफरेंट फंक्शंस आर परफॉर्म बाय मसल्स इन द बॉडी। अपने मसल्स द्वारा कौन से डिफरेंट जो फंक्शंस है वो परफॉर्म होते हैं। फोर्थ, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव जूस का डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस है। विच सिस्टम इज़ इन एक्शन फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी। कौन सी सिस्टम है जो अपने बॉडी का वेस्ट मटेरियल रिमूव करने के लिए एक्शन के अंदर है, मतलब यूज़फुल है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम का रोल क्या है। हाउ आर द वेरियस प्रोसेसेस ऑकरिंग इन ह्यूमन बॉडी कंट्रोल इन हाउ मेनी वेज। अपने बॉडी के अंदर वेरियस प्रोसेसेस कैसे कंट्रोल होते हैं और कौन से मतलब किस वे में। अगर आपको इस क्वेश्चन के आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और जिसको नहीं पता है वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ प्रोसेसेस। अब हम पढ़ने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन से लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स है। सेल्स से टिश्यूज़ बने हुए हैं, टिश्यूज़ से ऑर्गन्स, ऑर्गन्स से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से बना है ऑर्गेनिज्म। तो उसके अंदर बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस भी है। जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारी ऑर्गन सिस्टम्स है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि डाइजेशन का काम करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो कि रेस्पिरेशन का काम करती है, सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि पूरे बॉडी को ब्लड सर्कुलेट करती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो कि हमारा जो भी वेस्ट मटेरियल है वो सब एक्सक्रीट करती, कंट्रोल सिस्टम है, एंड इसमें दी नहीं है बट एक है रिप्रोडक्शन सिस्टम। ओके, सो वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स आर कंटिन्यूसली परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस इन ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जो है अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है, along with the various systems like digestive, respiratory, circulatory, excretory and control system. Different external and internal organs are performing their function independently but through a complete coordination. हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम, इनके साथ ही साथ एक्सटर्नल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स, ये अपना फंक्शंस जो है इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर रहे हैं बट पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ में। This overall system is in action in more or less same way in all the organism. और ये जो पूरी सिस्टम है, ये जो पूरी प्रोसेस है, ये सब ऑर्गेनिज्म के अंदर कहीं ना कहीं सेम ही है। Those are in need of continuous source of energy for this purpose. बस इन सब को करने के लिए उन्हें एक कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे बॉडी को हर एक चीज़ करने के लिए, इवन हमें रेस्पिरेशन करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। Carbohydrates, fats and lipids are the main sources of energy and it is harvested by the mitochondria present in its cell. कार्बोहाइड्रेट, फैट और लिपिड्स ये मेन सोर्सेस है एनर्जी के, और इसे हार्वेस्ट करता है माइटोकॉन्ड्रिया जो कि हर सेल में प्रेजेंट होता है। It is not like that only foodstuff is sufficient for energy production but oxygen is also necessary. अब ऐसा नहीं है कि हमारे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ फूडस्टफ चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, हमें उसके लिए ऑक्सीजन भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। All these that is foodstuffs and oxygen are transported up to the cell via circulatory system. जो भी फूडस्टफ हम कंज्यूम करते वो फूडस्टफ और ऑक्सीजन ये पूरा अपने मतलब हर एक सेल तक पहुंचाया जाता वाया सर्कुलेटरी सिस्टम। बिसाइड इट इज़ कोऑर्डिनेटेड बाय द कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी, और इन सबको कोऑर्डिनेट करने का काम करती है कंट्रोल सिस्टम।
That is, each life processes contributes in its own way in the process of energy production. इसका मतलब यही हुआ कि हमारे बॉडी में जितनी भी प्रोसेस है, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस है, वो अपना अपना योगदान देती एनर्जी प्रोडक्शन के लिए. फंक्शनिंग ऑफ ऑल दिस लाइफ प्रोसेसेस अल्सो रिक्वायर्स द एनर्जी. और इन सब लाइफ प्रोसेसेस के फंक्शनिंग के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. सो इतना तो पता चल गया कि एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने बॉडी के अंदर. तो एनर्जी प्रोडक्शन क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ लेते. ह्यूमन एंड अदर एनिमल कंज्यूम द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. अब सबको पता है कि हम और एनिमल्स फ्रूट्स और वेजिटेबल कंज्यूम करते. प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. प्लांट जो है वो खुद का फूड खुद से बनाते, इसलिए उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स. दे यूटिलाइज सम ऑफ द फूड फॉर देमसेल्व्स, whereas remaining is stored in various parts like fruits, leaves, stems, roots etc. वो कुछ फूड खुद के लिए यूटिलाइज़ करते और कुछ जो रिमेनिंग होता है वो उनके वेरियस पार्ट्स में, जैसे कि फ्रूट्स में, लीव्स में, स्टेम्स में, रूट्स में स्टोर करके रखते हैं. और यही we consume all these various plant material and obtain different nutrient like carbohydrate, fat, protein, vitamin, minerals etc. और यही हम जो है प्लांट मटेरियल के ये जो वेरियस प्लांट मटेरियल्स है ये हम कंज्यूम करते और न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स हम ये ऑब्टेन करते. यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, विच फूड मटेरियल डू वी कंज्यूम टू ऑब्टेन दिस न्यूट्रिएंट. कौन सा फूड मटेरियल हमें कंज्यूम करना चाहिए ये न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करने के लिए. वी ऑब्टेन द कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम मिल्क, fruit, jaggery, cane sugar, vegetable, potatoes, sweet meats and cereals like wheat, maize, ragi, jawar, millet, rice etc. हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है दूध से, फल, बहुत सारे फल से, जैगरी मतलब गुड़ से, केन शुगर, बहुत सारे वेजिटेबल्स से, पोटैटो से, स्वीट मीट से, सीरियल्स जैसे कि हमें गेहूँ से, मेज से, इनसे हमें सबसे कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं. और वी गेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट. हमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है. लेट अस स्टडी द वे बाय विच दिस एनर्जी इज ऑब्टेन. अब हमें वो तरीका जानना है जिससे एनर्जी प्रोडक्शन होता है. उससे पहले मेनी प्लेयर्स आर सीन कंज्यूमिंग सम फूड स्टफ ड्यूरिंग ब्रेक्स ऑफ द गेम. आपको पता है अगर कोई गेम देखते होंगे जैसे कि क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, आपको उसके अंदर बहुत जो प्लेयर्स है ना वो ब्रेक के टाइम पे आपको कुछ फूड स्टफ कंज्यूम करते दिखते होंगे. ऐसे क्यों करते, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा. लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन. अब हम पढ़ने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है. यहाँ पे सबसे पहले हमें एक डायग्राम दी है 2.1 के अंदर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि हम जितने भी डायग्राम हैं हम वो लेसन के एंड में देखते हैं, उससे पहले हम सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है. तो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन ऑकर एट 2 लेवल्स एज बॉडी एंड सेलुलर लेवल. लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन 2 लेवल में ऑकर होता है, फर्स्ट बॉडी लेवल एंड सेलुलर लेवल, ठीक है. ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज बिटवीन बॉडी एंड द सराउंडिंग इन केस ऑफ रेस्पिरेशन ऑकरिंग एट बॉडी लेवल. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज होते रहता है. कौन से केस में, जो रेस्पिरेशन है बॉडी लेवल के केस में उसमें, ठीक है. इन केस ऑफ रेस्पिरेशन एट सेलुलर लेवल फूडस्टफ्स आर ऑक्सीडाइज एदर विथ और विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. और वही सेलुलर रेस्पिरेशन के केस में फूडस्टफ को ऑक्सीडाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा. अब यहाँ पे कैलेंडर में कुछ क्वेश्चंस दिए जो मेरे हिसाब से इतने भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. सो अगर किसी को उसमें डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेरे को बता देना. कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम एवरी डे आर मेनली यूटिलाइज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डेली नीड. मैंने आपको तभी बताया था कि फूड अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमें उसमें से एनर्जी मतलब एनर्जी के मेन सोर्स मिलते जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और लिपिड्स है. तो कार्बोहाइड्रेट जो कि हम कंज्यूम कर मतलब कार्बोहाइड्रेट जो मिलते हैं हमें रोज़, वो हम एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं. और वो जो एनर्जी, दिस एनर्जी इज़ ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ ATP. और इससे जो एनर्जी मिलती है वो कौन से फॉर्म में मिलती है, ATP के फॉर्म में. ATP मीन्स एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट.
For this purpose, glucose, a type of carbohydrate, is oxidized step by step in the cell. इस पर्पज़ के लिए ग्लूकोज जो है, जो कि एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, हम उससे ऑक्सीडाइज करते हैं स्टेप बाय स्टेप सेल के अंदर, ठीक है. दिस इज़ कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन. अब ऑक्सीडाइज हो रहा है सेल के अंदर स्टेप बाय स्टेप, तो सेलुलर रेस्पिरेशन. मैंने आपको पहले ही बताया कि सेल के अंदर अगर हम किसी फूडस्टफ को ऑक्सीडाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, इट इज़ कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है. सेलुलर रेस्पिरेशन ऑकर अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय 2 मेथड. सेलुलर रेस्पिरेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 मेथड से ऑकर होती है. दूस 2 मेथड आर aerobic respiration, oxygen is involved, and anaerobic respiration, oxygen is not involved. In aerobic respiration, glucose is oxidized in 3 steps, ठीक है. अब वो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 मेथड में ऑकर होती है. पहली एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन का यूज़ होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है. एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन इज़ नॉट इन्वॉल्व, उसमें ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते ऑक्सीडेशन के लिए. और एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो 3 स्टेप में ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करती है, ठीक है. तो आज हम सिर्फ एक ही फर्स्ट स्टेप पढ़ने वाले हैं, बाकी के जो सेकेंड एंड थर्ड स्टेप है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस ऑफ. मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के जो 3 स्टेप है वो है ग्लाइकोलाइसिस, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जिसको हम क्रेब साइकिल के नाम से जानते हैं, एंड थर्ड है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन. सो आज हम सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, बाकी TCA साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ऑकर इन साइटोप्लाज्म. जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में ऑकर होती है. अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप इन दिस प्रोसेस एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच पायरुविक एसिड, ATP, NADH2 एंड वाटर आर फॉर्म. इस प्रोसेस में ग्लूकोज को स्टेप बाय स्टेप ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज किया जाता है और पायरुविक एसिड, ATP, NADH2 एंड वाटर, इन सब के 2 मॉलिक्यूल हमें इस स्टेप में हमें इस प्रोसेस के दौरान मिलते हैं. मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्म इन दिस प्रोसेस आर कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A. अब हमें इस स्टेप के दौरान में जो पायरुविक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं उस पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल को हम एसिटिल कोएंजाइम A इसके मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करते हैं. 2 molecules of NADH2 and 2 molecules of CO2 are released during this process. इसके दौरान हमें 2 molecules of NADH2 और 2 molecules of कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं. इन शॉर्ट ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में ऑकर होती है. ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज किया जाता है, जिसके वजह से हमें पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल, ATP के 2 मॉलिक्यूल, NADH2 के 2 मॉलिक्यूल और वाटर के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं. अब इस प्रोसेस में जो पायरुविक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स मिले हैं हम उसे मॉलिक्यूल एसिटिल कोएंजाइम A के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं. अब ये जो प्रोसेस हुई पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल को एसिटिल कोएंजाइम A के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने की, इसके दौरान हमें NADH2 के 2 मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं. बस आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.